पूरे पाकिस्तान से 2 से 2.5 मिलियन यानी 20 से 25 लाख लोग पूरे इंशाअल्लाह इस्लामाबाद जो है वो हमारा टारगेट है। और आप देखेंगे कि इस्लामाबाद से लेके पेशावर तक और फैज़ाबाद से लेके लाहौर तक लोगों के सर ही सर होंगे। पासदारी करूंगा, आमीन। रेंजर्स भी होगी, एफसीपी होगी, इस्लामाबाद पुलिस भी होगी। खातर जमा रखें, वो आने वाले बने, उनकी पूरी खातर मुदारत होगी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज अपने आप को सियासत से दूर कर चुकी और आइंदा भी सियासत से दूर ही रखेंगी। बड़ा अहम बयान उन्होंने दे दिया है और साथ में ये भी कहा है कि अपनी मुद्दत के बाद मैं रिटायर भी हो जाऊंगा। उसके बाद वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज बड़ी अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ की तैनाती का जो अमल है वो इस माह के आखिर में या फिर अगले माह के स्टार्ट में शुरू होगा और तरीकाकार वही है कि 5 नाम जो हैं वो सामने आएंगे, उसमें से किसी एक को आर्मी चीफ लगाया जा सकता है। इसके अलावा भी दीगर मिसालें मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान की सियासत की बात कर ली जाए तो अचानक से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां मज़ीद तेज़ कर दी हैं और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल भी कारकुनान से हल्फ लिया था कि वो इस हकीकी जमहूरियत की जिद्दोजहद में, हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद में भरपूर शिरकत करेंगे। आज भी उन्होंने लाहौर में कारकुनान से हल्फ लिया है। साथ ही साथ उनको टास्क भी सौंपा है, ड्यूटीज़ भी लगाई हैं और ये कहा है कि 6000 हर ज़िले से कारकुनान को लेकर आया जाएगा और इसकी फहरिस्तें भी तरतीब जब तक नहीं दी जाती तब तक मैं लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दूंगा। इसके साथ अगर फवाद चौधरी साहब की बात कर ली जाए तो उन्होंने तो बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। वो ये कहते हैं कि इस मरतबा लॉन्ग मार्च में 20 से 25 लाख कारकुनान शिरकत करेंगे। फवाद चौधरी ने यह भी कहा है कि लाहौर से लेकर फैज़ाबाद तक सिर्फ सर ही सर नजर आएंगे। मरियम नवाजी आज लंदन के लिए रवाना हो चुकी हैं और इत्तलात यही है कि 1 महीना वो लंदन में क़याम करेंगी और ये भी इत्तलात सामने आई हैं कि हो सकता है, इस बात के भी कई इम्कानात मौजूद हैं कि वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हमराह वतन वापस आएँ। शेख रशीद साहब ने तो एक मरतबा फिर से कह दिया है कि 15 नवंबर के बाद ये सियासत या तो आर होगी या फिर पार। इन्हीं मामलात पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। हमें ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा साहिबा ने, उन्होंने खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी आज कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब, उनको भी वेलकम करेंगे और सीनियर तजज़ियाकार डॉक्टर जमील अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं राना साहब आपकी जानिब आऊँगा। ये गुफ्तगू आपने भी सुन ली, फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि 20 से 25 लाख लोग इस मरतबा हम लेकर आ रहे हैं और लगता यही है कि आप रोक नहीं पाएंगे अगर 20 से 25 लाख लोग हुए। लाहौर में इस वक्त लॉन्ग मार्च की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। आपके पास अब क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से रोकेंगे इतनी बड़ी पावर को? अब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत के लिए या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए एक ही स्ट्रेटजी है कि जब आप कहते हैं कि हम डी चौक में आएंगे तो डी चौक रेड जोन है और उस रेड जोन में एम्बेसीज भी हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है, नेशनल असेंबली भी है, फिर पाक सेक्रेटेरिएट भी है और सिक्योरिटी वाइज वो एक हसास इलाका है, तो उसको प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, हमने ये मेक श्योर करना है कि एक जो राइट हैं कॉमन सिटीज़न के पाकिस्तानियों के वो मजरू ना हो और हुकूमत को यरगमाल ना बनाया जाए और हुकूमत ने अपनी रेट कायम करनी है तो वो हुकूमत करेगी, हर लिहाज से करेगी। और चाहे 5000 बंदा आए जिस तरह पिछली दफ़ा 7-8 हज़ार बंदा आया था, या इनके ख्वाबो ख्याल के मुताबिक वो 10 लाख हो या 50 लाख हो, हुकूमत ने अपना काम करना है। और उसकी वजह क्या है? ये है कि कोई भी जत्था या कोई बंदा क्लेम करे कि मैं पॉपुलर हूं और वो चंद हज़ार या वो उनके ख्वाबों ख्याल में कुछ लाख लोग लेके आए और वो डिमांड करें कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और आप मुख्तलिफ चीज़ें वो डिमांड करें, तो इस तरह रियासत नहीं चल सकती, इस तरह हुकूमतें नहीं चल सकती। लेकिन राणा साहब, इस दफा चंद हज़ार लोग नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम 20 से 25 लाख लोग लेकर आएंगे, कैसे रोकेंगे आप इन्हें?
जितने भी लोग लेके आए, देखें ये वजह क्या है कि इनको रोकना क्यों जरूरी है। देखें ये बड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि अगर आज कोई जत्था लेके आता है, चाहे वो हजारों में हो या लाखों में हो, और वो फोर्स करे, हुकूमत को डिक्टेशन दे, तो इस तरीके से जब और इनकी मिसाल के तौर पे अगर डिमांड मान भी ली जाए और इलेक्शन करा भी लिया जाए तो आगे भी ऑपोजिशन यही हरकतें करेगी। तो इस तरह से मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क कायदे कानून के मुताबिक चलते हैं तो इनको रोका जाएगा। और मैं समझता हूं कि इनके पहले भी जो क्लेम्स थे या जो ये बातें करते थे वो सारी फ्लॉप ही निकली। और अभी इनके पास बेशक हुकूमतें हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम इनको इफेक्टिवली रोकेंगे और ये जिम्मेदारी है हमारी, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। हुकूमत अपनी रिट कायम करेगी। ये जो जाली हकीकी आज़ादी का जो बयानिया इन्होंने दिया हुआ है, 20,000 अरब के कर्जे लेके पाकिस्तान की 3.5 साल की तारीख, 3 साल के छोटे टाइम के अंदर 80% पाकिस्तान की तारीख के कर्जे ले लिए, और हर लिहाज से इनका जो झूठ है एक्सपोज हो चुका है लीक्स के जरिए कि किस तरह इन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश की। तो मैं नहीं समझता कि कोई यहाँ अवाम का समुंदर आने लगे, और अगर आया भी तो सबका हक है। आप एहतजाज से उनको रोक रहे हैं, और ये भी इतलात सामने आई है कि इस्लामाबाद में जो इजलास हुआ है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत, उसमें ये फैसला किया गया कि इन लोगों को इस्लामाबाद भी दाखिल नहीं होने देना। तो ये तो फिर ज्यादती करेंगे अब आप लोग। नहीं, देखें बहुत मैसिव फर्क है ना। एहतजाज से कोई नहीं रोकता। अगर आप इजाजत लें लोकल इंतजामिया से, ये अनाउंस क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं हमने डी चौक आना है। ये अनाउंस क्या कर रहे हैं कि ये खूनी मार्च होगा, तसादम हो सकता है। तो ये तो थ्रेट कर रहे हैं ना रियासत को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को थ्रेट कर रहे हैं। रेड जोन में आने की जो है ख्वाहिश को जाहिर कर रहे हैं। जब ये ऐसी ख्वाहिशात आप जाहिर करेंगे, जब आप अपने पहले ही आप जो चीजें सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी मना किया था, सुप्रीम कोर्ट थी या पता नहीं हाई कोर्ट थी, कि आप जो है वो डी चौक नहीं जा सकते, आप F9 पार्क चले जाएं। तो ये तो अनाउंस कर रहे हैं अभी। जब आप ऐसी अनाउंसमेंट्स करेंगे तो हुकूमत तो अपना जो है वो लाएमल बनाएगी। ठीक है। तो ये इस मुल्क में आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ आप इकट्ठे हो सकते हैं, आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन आपको मखसूस जगह अलॉट की जाए। ये नहीं हो सकता कि आप आपके ख्याल में अलॉट कर दी जाए तो अगर इजाजत भी ले लें तो इनको एहतजाज का हक फिर हासिल होगा। तो आलिया हमजा साहिबा, ये तो बड़ी अच्छी ऑफर मिल गई है कि अगर कानून के दायरे में आप लोग रह के एहतजाज करना चाहें, इजाजत लेके एहतजाज करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इल्जाम आप पे ये लग रहा है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि खूनी मार्च होगा, डी चौक में जाएंगे, रेड जोन में जाएंगे। तो वाकई या यही प्लानिंग है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इमरान साहब। इमरान साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि 24 मार्च की रात को हमने कौन सा खूनी मार्च शुरू किया था। 24 रात की मार्च को इन्होंने जिस तरह से चादर और चारदीवारी के तकद्दुस पामाल किए थे, हमारी छोटी बच्चियों के ऊपर, हमारी माओ के ऊपर, डॉक्टर यास्मीन के ऊपर डंडे बरसाए थे। वलीद इकबाल साहब की वालदा और अलामा इकबाल साहब की बहू के घर के अंदर ये लोग जिस तरह से दाखिल हुए थे, अगले दिन मासूम बच्चों, बूढ़ों, हम लोगों के ऊपर जिस तरह के टेयर गैस की शेलिंग हुई थी, 70,000 टेयर गैस के शेल्स फायर किए गए थे। आप मुझे बता दें वो कौन सा हम डंडे लेकर आए थे वहां पर? पैलेट गन्स तो इन्होंने फायर की थी वहां पर, इन्होंने हमारे ऊपर टेयर गैस की शेलिंग की थी, इन्होंने हमें डंडे मारे थे। हमने तो हमेशा इनको प्रोवाइड की है, जगह प्रोवाइड की हो, चाहे मौलाना के 2 मार्च आ रहे हो, हमने तो उन लोगों को खाना तक प्रोवाइड किया था, वापसी का किराया तक प्रोवाइड किया था। चाहे बिलावल जरदारी का कांपे टांगने वाला मार्च आ रहा हो, चाहे मरियम बीबी की 14 जलसियां हो रही हो, जो इलेक्शन कमीशन के बाहर हो रही हो, रेड जोन के ऊपर हो रही हो, हमने तो किसी को नहीं रोका था। हमने तो कहीं कंटेनर नहीं लगाए थे। इन्होंने तो हर पत्ता, हर बूटा, हर दरख्त, हर गली नुक्कड़ के आगे कंटेनर लगाकर पूरे जो है पिंडी इस्लामाबाद, क्या पूरे मुल्क को इन्होंने लॉकडाउन कर दिया था। ये तो है ही डरे हुए लोग। अब आप ये देखें कि जो हाल लोग फलस्तीन में करते हैं, जो हाल इंडिया कश्मीरियों के साथ कर रहा है, उसी तरह के इन्होंने ड्रोन जो है मंगवाए हैं सिर्फ टीयर गैस शेलिंग करने के लिए। और वो रोज आके वो इनका जो है क्या मैं अब कहूं, वजीर दाखिला उससे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, 14 जो है कत्ल पहले ही उनके के जिम्मे है कि जो औरतों के जो है सीधी गोलियां मारी थी उन्होंने। मुझे आज तक वो रात कभी भी नहीं भूलेगी 25 मई की, कि मेरे पास आपके मीडिया के कुछ लोग आए और उन्होंने कहा मैडम यहाँ से जगह खाली कर दे, ये यहाँ पर शेलिंग होने लगी है। मैंने जब वहां आसपास औरतों, बच्चों, बूढ़ों को देखा और
मैंने ये ऑन रिकॉर्ड है, मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये तो कोई गैर इंसानी फेल ही कर सकता है कि यहाँ पर औरतों बच्चों के ऊपर टेयर गैस शेलिंग करें। ये मुझे बता रही है कि हम पुरअमन रहेंगे और आलिया साहिबा, आपने 25 मई का जिक्र किया है, हम एक स्टेप पीछे 25 मई का आपने जिक्र किया है, 25 मई को तो इन्होंने आपको नहीं कुछ करने दिया, तो अब आप लोग कैसे कर लेंगे? और राणा साहब तो यहां तक बात कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अगर 10 लाख लोग आप इकट्ठे कर लें तो हम वैसे रिजाइन कर देगी गवर्नमेंट। आप तो फिर 20-25 लाख लोगों की बात कर रहे हैं। इन लोगों की बातों पर अगर मैं आऊं ना, तो मैं सिर्फ इतना बता दूं, फास्फोरस बम के मुकदमे ये हम पर बना चुके हैं, टेयर गैस की जो शेलिंग है उसकी चीजें ये हम पर डाल चुके हैं, हमारे घरों के अंदर छलांगे आधी रात को ये मार चुके हैं। खान साहब 24 मुकदमे वो भुगत रहे हैं। इस वक्त मुझे प्रिविलेज कमेटी में सिर्फ इसलिए बुलाया गया कि ये मीडिया पर बैठकर बहुत ज्यादा हमारे बारे में बोलती हैं और बहुत ज्यादा बातें करती हैं। फिर खान साहब को प्रिविलेज कमेटी में बुला लिया गया। हमारे जितने लीडरान हैं वो कभी एक अदालत से जमानत करा रहे हैं, कभी दूसरी अदालत से जमानत करा रहे हैं। आपको ये अभी मुझे मेरे भाई बैठकर बता रहे थे ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं उस पर बात करके आप वाली बात का जवाब देती हूँ। आप इनसे पूछे, यहाँ पर जो चैनल इनकी मर्जी के खिलाफ बात करता है वो बंद हो जाता है, चाहे ARY देख ले, चाहे बोल न्यूज देख ले। जो एंकर इनकी मर्जी के खिलाफ बोलता है, आपने देखा कि उसका क्या हाल होता है, किसी को मुल्क छोड़कर जाना पड़ता है, किसी को चैनल छोड़कर जाना पड़ता है। ये किस तरह की फस्तायत वाली और डरी हुई है। और जो आप जिनकी राना सनाउल्लाह की आप बात करें ना, राना सनाउल्लाह का मैं क्या कहूं, हल्के में तो ये निकलने के काबिल है नहीं। हमें ये कहते थे हेलमेट पहन के निकलो, अंडे टमाटर पड़ेंगे। आज ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे गुजारा करे, कोई जलसे करते आपने देखा है, किसी को निकलते देखा है। ये 24 किलोमीटर के अंदर सारे इनके MPs, सारे इनके मिनिस्टर वहां छुपे बैठे हैं कि पंजाब की हदूद में निकले नहीं और इन्होंने हमें पकड़ा नहीं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ, उतनी धमकियां दे जितनी ये सह सके। एक डर, हम 25 मई को नहीं डरे तो अब हम इनसे डरेंगे जो ये हमें आकर सुनाते हैं। 25 मई रात पूरी हमने वहां गुजारी है, 8 बजे तक हम खान साहब का वहां वेट करते रहे। हम ना पहले डरे थे ना अब डरे। और ऑन रिकॉर्ड है, राना सनाउल्लाह से सवाल हुआ था रिगार्डिंग मी कि आपकी एक MNA आपके साथ की बेहोश हुई थी वहां पर आपकी शेलिंग से, तो उन्होंने जवाब दिया था हमें बहुत अफसोस है लेकिन हमें 70,000 शेल हमने जो आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब, आप भी डिस्कशन सुन रहे हैं, क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है? इमरान खान साहब तो बड़ी तेजी से लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको रोकने की तैयारी कर रही है। दोनों में से लगता है कोई भी नहीं डरा हुआ और लग रहा है दोनों ही डरे हुए हैं। मुझे तो लग रहा है अवाम डरे हुए हैं असल में कि इस मुल्क में कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तो आपने सही फरमाया, जो आखिरी आपके जुमले का आखिरी हिस्सा है कि अवाम सहमे हुए हैं और जाहिर है जो कुछ होने वाला है वो कोई ज्यादा बेहतर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से तपिश बढ़ रही है दोनों साइडों से, उस किस्म की तपिश जो है वो मुल्क के लिए, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस वक्त सिसक के मर रहे हैं, सैलाब ज़दगान, जो पहले सैलाब से फौत हुए, सैलाब से उन्होंने नुकसान उठाया और अब वो अपने मुख्तलिफ इमराज से जाने अपनी दे रही है रोजाना सैकड़ों की तादाद में। तो उन लोगों की नजरें और उन लोगों की आंखें इस वक्त पता नहीं इस हुकूमत को या अपोजिशन को या बाकी सियासी जमातों को किस हद तक पहुंच रही है, इसका तो उनको अंदाजा होगा। बहरहाल मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता अगर ये शिद्दत बढ़ गई और इस शिद्दत शोले से अगर चिंगारी की तरफ चली गई और चिंगारी से अगर आग की तरफ चली गई तो फिर ये बहुत मुश्किल हालात में मुल्क आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं दोनों जानिब से कोई एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो कि एक कदम पीछे होने के लिए तैयार हो। ये जो जिद नजर आ रही है हमें, इसका नुकसान तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को होगा फिर। जी हाँ, बिल्कुल। रियासत देखें, रियासत तो पहले ही इतने बोझ तले दबी हुई है कि इंटरनल और एक्सटर्नल आपके जो इसका डेट्स है, कर्ज है आप पर, इंटरनली जो आपने लिया हुआ है और एक्सटर्नली जो $267 बिलियन के और हमारे पास जो इस वक्त रिजर्व है वो 6 हफ्ते और 7 हफ्ते के हैं। तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा आगे चलते हुए मैं ये बात करता चलूं कि इससे पहले भी अगर आप देखें हिस्ट्री 70 की दहाई जब मौलाना कासर नियाज़ी मरहूम ने कॉल दी थी और 7 अफराद हलाक हो गए थे इस्लामाबाद में US कॉन्सुलेट के सामने, उससे लेकर आज तक जितनी भी कालें आई हैं और जिस जमात से भी कालें आई हैं, उन तमाम की तमाम जमातों ने कभी भी देखने में, मुशाहिदे में नहीं आया
कि कोई 1 लाख से भी लोग ज्यादा, लेकिन 1 लाख क्या 50,000 भी अफराद किसी सियासी जमात के लिए उनको मोबिलाइज कर लेना। डॉक्टर साहब इस दफा सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नजर आ रही है हमें, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ 2 सूबाई हुकूमतें जो हैं इस मार्च का हिस्सा होंगी, और अगर खत लिखा गया है KP को नफरी के लिए तो उन्होंने इनकार कर दिया है। पंजाब से भी कुछ ऐसी तवक्को हमें सामने आ रही है। तो अगर 2 सूबाई हुकूमतें विफाक पर चढ़ दौड़ेंगी तो फिर क्या होगा? फिर नहीं, उसमें तो देखें इसीलिए रेंजर्स बुला ली गई है और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को इन्वोक कर दिया गया है 245 को, ताकि वहाँ रेंजर्स और आर्मी जो हसास हमारे इन तनसीबात हैं उनकी हिफाजत कर सकें। तो उसका बंदोबस्त हुआ है, लेकिन बात यह कि जहाँ अवाम का जमे कफीर हो, जहाँ अवाम का समंदर हो, वहाँ जो लोग इन हसास बिल्डिंगों पर भी होते हैं उनका भी बहुत दिल मुलायम हो जाता है। लिहाजा इस वक्त बात वही है कि आपको मैं तवज्जो दिलाता चलूं और आपके नाजरीन की कि भुट्टो के जमाने में भी जब ऑर्डर दिए गए फौज को और उसके कितने 2 या 3 ब्रिगेडियर्स ने उस पर क्या रद्द अमल दिखलाया और किस तरह जवाब दिया और किस तरह इनकार किया और किस तरह रिजाइन किया, ये हमारे सामने। हम अगर ऐसी नौबत ना आने दें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि इस वक्त जो जियो पॉलिटिकल हमारे नजदीक ये गर्दाब चल रहा है, थोड़ी थोड़ी सी उसमें उम्मीद की किरण आनी शुरू हुई है। तो उसमें अगर ये मामला बढ़ गए तो लोग हमें सीरियस नहीं लेंगे। जो हमारी फ्लैश अपील गई हुई है सैलाब जदगान के लिए 816 मिलियन की, और जो हमें इस वक्त F-16 के लिए 450 मिलियन की हमें इमदाद मिल रही है, और जिससे हम उसे उसकी मेंटेनेंस और सस्टेनेबिलिटी के लिए करेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं, इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना चाहिए। मुल्की हालात जो हैं बड़े सेंसिटिव हम आ रहे हैं, और हर चंद साल बाद कुछ ऐसी सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ रहा है जो कि आज हमें मसाइल दरपेश हैं। ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि इमरान खान पर अब एक पक्का हाथ डालेंगे, और ये पक्का हाथ कैसा होगा, कितना कानूनी होगा, और किस तरह से अब इमरान खान के लिए उन्होंने प्लानिंग कर रखी है, इसी पर बात करेंगे लेकिन एक ट्वीट के बाद। वेलकम बैक। ख्वाजा आसिफ ने आज कहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनमें ताख़ीर की ये वजह है कि हम एक ऐसा हाथ उन पर डालना चाहते हैं कि उनको रिलीफ ना मिल सके। तो राणा साहब, जितने भी आपने केसेस बनाए हैं उसमें रिलीफ तो उनको मिल रहा है इमरान खान साहब को, अब क्या चीज़ बाकी रह गई है और आपकी प्लानिंग क्या है? देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। इमरान खान की परफॉर्मेंस तो 4 साल में थी कुछ नहीं, मीशत तबाह कर दी, 4 वज़ीर ख़जाना तब्दील किए और 8 FBR के चेयरमैन तब्दील किए। उनका गंद और उनकी जो खाई में मीशत को डाल के गए वो हम आज तक साफ़ कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, फिर इमरान खान की हकीकत निकली क्या जब ये ऑपोजिशन में गए कि तोशा खाना के चोर निकले, फिर अपनी उससे जो आमदन कमाई उसको डिक्लेयर नहीं किया। एक तो ये बड़ा संगीन केस है इनके ऊपर। फिर फॉरेन फंडिंग के अंदर इन्होंने धज्जियां उड़ा दी पाकिस्तान के कवानीन की, और दर्जनों अकाउंट छुपाए। फिर इनका एफिडेविट भी जो है वो भी जाली साबित हो गया, वो उस पर तो रिपोर्ट आ गई, वो एक चीज़ इनके ऊपर जो है वो खड़ी हुई है। उसके अलावा 650 कनाल अपनी बेगम फराग होगी और अपने नाम चंदे पे लगवा ली, ट्रस्ट के ऊपर लगवा ली, और $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसको एडजस्ट करा दिया जो पाकिस्तान का पैसा था। तो ये अच्छा, उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाए। आप देखें जो कंस्पिरेसी इन्होंने रची, जो इन्होंने आइन शिकनी की, जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स को एक धचका दिया, एक जाली बयानिया दिया, और फिर उसके ऊपर अवाम को तकसीम किया, झूठ बोला अवाम से कि ये अमेरिकन साजिश है। दूसरी तरफ अमेरिकन सफीर को रेड कारपेट दिया, 36 गाड़ियां चंदे पे ली, $25,000 के ऊपर लॉबिंग की अमेरिका के अंदर के इनके जो हैं वो हालात हम आपके साथ खड़े हैं, हम आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। आपके पास मौजूद है तो फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं, मैं आपको बताता हूं, मैं यही तो बता रहा हूं कि अब ऊपर से ये जो साइफर का इन्होंने जो है वो गायब कर लिया, वो एक सिक्योरिटी ब्रीच है। फिर देखें जो सबसे सीरियस केस में जो समझता हूं कि ये जो इन्होंने पूरी ये जो कंस्पिरेसी रची, इसके ऊपर इंक्वायरी होगी, इसकी तह तक जाया जाएगा कि किस तरीके से एक झूठा बयानिया बनाया गया। उस बयानिए के ऊपर अवाम को बताया गया कि आपसे आखिरत में पूछा जाएगा आप कहां खड़े हैं। आपने मीर जाफर, मीर सादिक की बातें की,
की और अवाम को तकसीम किया, और उसी बेसिस के ऊपर आप ये तहरीक चलाना चाह रहे हैं। आप, मुझे सवाल ये बनता है, देखिए लेकिन राना साहब आपकी सीनियर क़यादत तो यही कह रही थी ना कि साइफर नाम की तो चीज ही कोई नहीं है, लेकिन अब पीटीआई ये भी कह रही है कि कम से कम उनका बयानिया दुरुस्त तो साबित हुआ कि साइफर था, एग्जिस्ट करता था। नहीं, ये इतनी ये सिंपल बात नहीं है। साइफर तो 1 लाख पड़ा है, वो तो आज भी शायद 10-12 साइफर आए हों। साइफर तो रोज आपकी एम्बेसीज जो जितनी मुल्क में एम्बेसीज हैं वो जब कम्युनिकेट करती हैं तो वो साइफर के जरिए ही करती हैं। साइफर का ना होने का मकसद ये था कि कोई कंस्पिरेसी नहीं है, वो तो साबित हो गया कि कोई कंस्पिरेसी नहीं है। और कंस्पिरेसी अगर की है तो वो इमरान खान ने इस मुल्क के खिलाफ की है, अवाम को बेवकूफ बनाया है, और उसका जो पोल है वो खुल चुका है। देखिए, मैं आपको ये कह रहा था कि इमरान खान के लिए आगे चीजें टाइट होने जा रही हैं, वो ये जानते हैं। उनका मसला ये कि 10 महीने तो हुकूमत का टेन्योर रह गया, वो क्यों इतने डेस्परेट हैं कि अभी इलेक्शंस किसी तरीके से हो जाएं और क्योंकि उनको पता है वो फंसने जा रहे हैं। उनको पता है कि वो इक्तदार में अंधे हो गए हैं और उनके पास यही रास्ता है कि किसी तरीके से इलेक्शन फौरी करा लें, मेरी पकड़ ना हो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये मुल्क आईन कानून के मुताबिक चलता है, इमरान खान की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलेगा। आपका पॉइंट आ गया। आलिया साहिबा, आपने भी सुना तो राना साहब कह रहे हैं कि आगे चीज़ें इमरान खान साहब के लिए टाइट होने जा रही हैं, उनको पता है कि उनके लिए आगे मुश्किलात हैं। तो आपको भी इस बात का अंदाज़ा है, अगर आगे मुश्किलात हैं तो फिर लॉन्ग मार्च आप लोग कर रहे हैं? इमरान साहब, मैं कुछ बातों पे ना, मुझे तो आज ये लगा कि कल की मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही का ना एक जिन्होंने जिसे क्या कह दें ब्रीफ इन्होंने अभी पेश कर दिया, तो मैं उनको तो बड़ी अच्छी तरह जवाब दे चुकी हूँ। इनको जरा मैं इनकी भी थोड़ी तबीयत साफ कर दी। मरियम साहिबा लेकिन जा चुकी है लंदन, आपने बड़ी रोकने की कोशिश की, 3 साल तक पासपोर्ट भी। तबीयत साफ ना करें, आप सवाल का जवाब दें। तबीयत मैं भी आपकी बड़े अच्छे तरीके से साफ कर सकता हूँ। आप अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल में, मैं आपकी यहाँ तबीयत साफ करने नहीं आया। एक सेकेंड, मैं आपकी तबीयत साफ करने नहीं आया। माइंड योर लैंग्वेज, आप आराम से बात करें। मैं नहीं, आपकी तबीयत साफ करने आया, अभी करेंगी नहीं, आप कैसे तबीयत साफ करेंगे? वो मेरा मसला है ना, आप अपनी बारी पर बात करना, मैं लॉजिकल बात करूंगी, बारी पे बात करूंगा, लेकिन मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, बदतमीजी कर रही हैं आप। लॉजिकल बात कर, आप झूठ बोल रहे हैं, यू शुड नॉट बी देखिए मेरी बात सुने। इमरान साहब करा देंगे, मेरा टाइम मत तबीयत मेरी नहीं साफ कर सकती, मैं भी बड़े अच्छे तरीके से कर सकता हूं। डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, आई विल नॉट बी स्पोकन टू इन दैट मैनर। राना साहब मौका दीजिएगा। आलिया साहिबा जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। इनको अगर जो है ना कुछ पता नहीं है तो खामोश हो जाए, बस इतना सिर्फ मैं इनको कहूंगी। यहाँ बैठकर औरतों के नाम लेना बड़ी अच्छी तरह आते हैं, जिनके अपने लीडर भागने में नंबर 1 हो। नहीं, आप इमरान साहब मुझे नहीं टोकेंगे, आप मुझे नहीं टोकेंगे आप, इसलिए कि ये जो फराग होगी इनको शर्म नहीं आती। उनका नाम फराह खान है, जब आकर ऐसी बातें करेंगे औरतों के सामने तो सुनेंगे भी। और इनसे पूछे कौन से 650 कनाल किसके नाम है, जरा लेकर आए कागजात। ये यहाँ पर टीवी पर बैठकर बातें करना बड़ी आसान है। फिर ये मुझे ये बताएं कौन से 250 मिलियन डॉलर किसने मनी लॉन्ड्रिंग किया, क्या प्रूफ है आपके पास, प्रूफ लेकर आए। तोशा खाना की ये जो बात कर रहे हैं, यानी गाड़ियां ले जाने वाला बिल्कुल ठीक है, कालीन ले जाने वाला बिल्कुल ठीक है, जिनके ऊपर इतनी BMWs है और बगैर किसी प्रोसीजर के, बगैर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के, एक यहां पर प्रोसीजर भी पूरा होता है, हर चीज होती है, डॉक्यूमेंट्स में भी डिक्लेयर्ड है, टैक्स भी पे किया गया, और यहां पर आकर इनकी बातें सुने कि ये लोग क्या कह रहे हैं। फिर आ जाए इनकी बात के ऊपर, ये जो इन्होंने मुझे कहा है इनसे अपनी बातें होती नहीं है। साइफर, जिन लोगों को साइफर का पता नहीं है साइफर होता क्या है, वो आकर ये बता रहे कि इसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं है। तो कॉन्स्पिरेसी नहीं थी तो खाली कागज से मुल्क की अमानत कैसे बन गया? फिर उसके बाद उसको गायब करने वाले वही हैं जो आग लगाते थे चीजों को। फिर आ जाए आपने ये जो इन्होंने ये बात की है, सारी दुनिया को पता है, उस हवाले से काफी तनकीद हो रही है कि जी इस पे खेला जाए। उसे देखिए मेरी बात तो होने देना। तो हम तो पहले ही कहते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि साइफर में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क की कौमी सलामती के साथ साजिश की है। इसका जवाब दीजिए। देखिए मेरी एक बात सुने, कौमी सलामती के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के अंदर क्या आया था वो सबके सामने हमने तो कहा है ओपन हियरिंग करें, ऑडियो लीक करने की क्या जरूरत है, साइफर अवाम के सामने ले। अब आ जाए इनकी, नहीं इनकी बातें जरा, आपने तो इनसे इनकी बातें पूछी थी ना, इन्हें वो बताना याद नहीं रहा। लोस्ट रिजर्व्स इन द हिस्ट्री हो गए, लोस्ट एक्सपोर्ट्स इन द हिस्ट्री हो गई, रिमिटेंसेस कम हो रही हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर आकर पहले किसान एहतजाज कर रहे थे सड़कों के ऊपर,
पर अब एप्टेमा एहतजाज करे और उन्होंने हफ्ते से मिले बंद, वो मिले जहां पर आपको स्किल्ड लेबर नहीं मिल रहा था। आज वहां पर 50 लाख लोग बेरोजगार होने लगे। यहां पर इनके तमाशे नहीं खत्म हो रहे। 75 आज माविनीन हो गए, जिसके अंदर 37 इनके पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और 25 माविनीन ऐसे हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है, यानी 37 आपके फेडरल मिनिस्टर, बाकी आपके माविनीन, उसके अलावा आपके स्टेट मिनिस्टर, उसके अलावा आपके पार्लिमानी सेक्रेटरी, कोई एमएनए बचा है? एक सेकेंड, एक मिनट आप ले लीजिएगा, सारी बातों का इकट्ठा लीजिएगा। कोई इनके पास बचा है एमएनए जिसे इन्होंने कुछ नवाजा ना हो? कल इन्होंने 72 स्कीमें जो हेल्थ के लिए थी, जो आपके जो तालीम के लिए थी, वो कैंसिल करके खाओ पकाओ अपने मेंबरान्स को खरीदने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किए, और यहां पर आकर इनकी बातें शुरू होती है। इमरान खान के खिलाफ जो करना है 24 मुकदमे आप कर चुके हैं, तौहीने अदालत का मुकदमा आप कर चुके हैं, तौहीने मिनरल वाटर आप कर चुके हैं, तौहीने IMF आप कर चुके हैं, तौहीने साइफर आप कर चुके हैं। हर वक्त आपकी बात अपनी बातों का जवाब दें। 6 महीने में आपकी कारकर्दगी है कि LNG की एक गोली नहीं आपको मिल रही है, आपकी कारकर्दगी ये है कि एक छोटी सी नहीं है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। वेलकम बैक। अभी इस पूरे मुल्क की सियासत सिर्फ एक पॉइंट के गिर्द घूम रही है और बड़ा मुतालबा यही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अर्ली इलेक्शंस कॉल किए जाएं। डॉक्टर साहब, वो ठीक है, एहतजाज हो रहा है, लॉन्ग मार्च भी होगा और केसेस भी बन रहे हैं, सियासी इंतकाम का निशाना भी बनाया जा रहा है, और आपको लगता है कि अब क्या आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त से पहले हो सकते हैं इस वक्त जो करंट पाकिस्तान की सिचुएशन है उसको देखते हुए? नहीं, ये जो फ्लड के बाद तो सूरत हाल बिल्कुल मंजरनामा चेंज होता नजर आ रहा है। फ्लड से पहले चांसेस थे और नजर आ रहा था कि शायद इलेक्शन पहले करा लिए जाएं, और उसके कुछ अवामिल भी सामने नजर आ रहे थे, उसके कुछ मज़मुरात भी सामने नजर आ रहे थे। उसमें जो PTI की तरफ से प्रेशर था उसका भी कुछ अंसर शामिल था, लेकिन अब फ्लड के बाद वो चीज़ें अब नजर नहीं आ रही, और अब इलेक्शन महसूस ये हो रहा है कि अगले साल अगर 2-3 महीने पहले कराने का कोई इतना मकसद हासिल नहीं हो सकेगा, तो लिहाजा महसूस यही हो रहा है जो इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ और जो इस वक्त फैक्टर्स सामने हैं उससे एक तज़िया यही बनता है कि इलेक्शन अब हुकूमत खींच के ले जाएगी। तो डॉक्टर साहब जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको तो यही नजर आ रहा है कि इलेक्शन अर्ली इलेक्शन नहीं हो रहे, तो फिर इमरान खान साहब को क्या नजर आ रहा है? वो किस चीज के पीछे ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और उनको इस लॉन्ग मार्च से क्या मिलेगा फिर? देखिए, वो तो ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक सेकंड मैं कर लेता हूँ, फिर मैं बताऊं आपको कि इमरान खान एक सियासतदान है और जाहिर उनकी एक फॉलोइंग है इस मुल्क में, तो उस सियासत और उस फॉलोइंग को देखते हुए उनका हक बनता है कि वो अपना प्रेशर डेवलप करे, अपने दिए हुए दायरे में रहते हुए किसी तशद्दुद और किसी शिद्दत के को शामिल न करते हुए उसमें हक बनता है अगर उनका प्रेशर बन जाता है। लेकिन बात इतनी सी है कि चाहे वो फ्रांस हो जहाँ 1.5 साल तक जमहूरियत जो है अचकोले खाती रही, कभी भंवर में फंस जाती थी, कभी अचकोलों से बाहर निकलती थी, फिर वो समुद्र में गर्क होना शुरू हो जाती थी, तो हमारे साथ भी कोई इसी किस्म की सूरत हाल चल रही है। तो जमहूरियत जो इस वक्त हमारे पास जो थोड़ी सांस ले रही है, इसको अगर सांस लेने दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि आज आर्मी चीफ ने भी बहुत वाज़ेह अल्फाज में कल बताया है अमेरिका में जब एम्बेसी में वो खिताब कर रहे थे कि सियासत से फौज को थोड़ा दूर ही रहने दें और रहना भी चाहिए, और फौज रहना भी चाहती है सियासत से। लेकिन मैं देख ये रहा हूँ कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो किसी न किसी तरीके से आर्मी को दोबारा घर से बुला के वापस लाने की कोशिश करती है। बिल्कुल ठीक है आपने डॉक्टर साहब, बड़ा आम मुद्दा आपने उठाया। क्लैश अगर बढ़ गया जी, कंप्लीट करिए। अगर क्लैश बढ़ गया, ये अगर क्लैश बढ़ गया, खूनरेजी हो गई, और जिस तरह के जब इंसानों का समुंदर अगर आ गया, जो कि चाहे 25,000 क्यों ना हो, चाहे 50,000 क्यों ना हो, वो इंसानों का एक बहुत बड़ा समुंदर होता है, और महसूस यही हो रहा है कि इस दफा मोबिलाइजेशन हो जाएगी। और क्योंकि आपने जैसा आपने इब्तिदाई में बताया कि 2 सब सूबे इसमें हैं, तो लिहाजा प्रेशर तो पड़ेगा मरकज। प्रेशर की आपने बात की है, तो राना साहब, खान साहब तो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जलसे जुलूस भी कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च भी करने लगे हैं। अब आप ही बताएं कि आपको भी कुछ प्रेशर महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा?
देखें, मैं डॉक्टर जमील साहब की सारी बातों से एग्री करूंगा। अब अपोजिशन करना इमरान खान का हक है, लेकिन ये कहना कि ये मार्च खूनी होगी, हम डी चौक में रेड जोन पे आएंगे, तो फिर वहाँ आप कानून की जो लाइन है उसको आप ब्रेक करने जा रहे हैं। जब आप वो ब्रेक करेंगे तो जाहिर सी बात है रियासत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी। देखिए, अब जब हमें कोई प्रेशर नहीं है, इनके पास बयानिया क्या है? इनके पास बयानिया अमरीकी साजिश का जो बेनकाब हो चुका है कि साजिश असल में इमरान खान ने की है, ये पूरा उसके साइफर के साथ खेले, मिनट्स एनालिसिस अपनी मर्जी के मुताबिक किया, ड्रामा रचा, प्रोपेगेंडा किया। दूसरी तरफ मैंने जिस तरह कहा कि अमेरिका के लिए रेड कारपेट और सब कुछ कर रहे हैं, तो एक और फिर हकीकी आज़ादी कहते हैं। हकीकी आज़ादी भाई कैसे कहते हैं? आपने तो 20,000 अरब के कर्जे लिए, मुल्क की 80% कर्जे आपने चढ़ा दिए। 3.5 सालों में आपसे गवर्नेंस नहीं हुई, मैनेजमेंट नहीं हुई, आपको कोई, आपके पास मीशती टीम नहीं है। आपका आखिरी फाइनेंस मिनिस्टर खुद कहता था कि ये तो तबाह कर दिया, हम डायरेक्शन लेस थे। तो हम तो इनका गन साफ कर रहे हैं, तो इनसे हमने डरना है? किस चीज से डरना है? इमरान खान के झूठ से डरना है, उसके प्रोपेगेंडा से डरना है? तो वो उससे हमें डर नहीं लगता। हम अपने आइन के मुताबिक आए हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन आइन के मुताबिक हुई है। तो अब ये क्या करेंगे? देखिए, इनके पास ये एक बंदे के पास एक वक्त होता है कि वो झूठ बोलता है, वो बोली जाता है, फिर जब वो एक्सपोज हो जाता है, अब ये उसको स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना स्ट्रेच कर लेंगे? मेरा फिर वही सवाल आता है, 10 महीने रह गए इस हुकूमत के टेन्योर खत्म होने में, इनको क्या जल्दी है? क्या वजह है कि ये ऑपोजिशन में बैठे आर्मी चीफ की जो तकरीर है उसके ऊपर कमेंट्री कर रहे होते हैं? इनको हर वो जो इनका काम नहीं है उसको ये जो है एक यानी कि मुतनाज़े बना रहे हैं। और फिर ये कहते हैं इन्होंने क्या करना क्या है? अगर ये 2 महीने पहले हम कह देते हैं चलें 10 महीने की हुकूमत है, हम कह देते हैं 2 महीने पहले इलेक्शन हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर क्या आके ये चीजें सारी ठीक हो जाएंगी? ठीक है जी, राणा साहब, आपका पॉइंट आ गया। आपने कहा 10 महीने रह गए हैं इस गवर्नमेंट का टेन्योर जो है वो कंप्लीट होने में। मुल्क में आइन कानून के मुताबिक चल रहा है। आइन ये कहता है कि टेन्योर अगस्त 2023 तक है। आप कह रहे हैं कि महीने रह गए हैं, फिर इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या जल्दी है? लेकिन 10 महीने कहने को तो सिर्फ 10 महीने है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल देखते हुए लग रहा है कि 10 महीने बड़े मुश्किल होने वाले हैं पाकिस्तानियों के लिए। आ वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ भी। वेलकम बैक। आलिया साहिबा, इस गवर्नमेंट को आए हुए अब 6 महीने तो हो गए हैं। आप डे फर्स्ट से कोशिश कर रहे थे कि अर्ली इलेक्शंस मिल जाएं, हुकूमत चली जाए। 6 महीने से तो ये गवर्नमेंट जो है वो कहीं नहीं गई, बाकी रह गए 10 महीने। तो ये 10 महीने भी इंतजार क्यों नहीं कर लेते? और आपको लगता है कि 10 महीने से पहले कुछ कर पाएंगे आप लोग? इमरान, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, ये जो एक दिन इस हुकूमत का गुजर है ना, वो अवाम के ऊपर भारी है। इस दफा लॉन्ग मार्च की जो हमें आ रही है ना, डिमांड आ रही है, वो अवाम की तरफ से आ रही है। अभी राणा साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा जी हम हकीकी आज़ादी की बात करते हैं। जी बिल्कुल हम बात करते हैं, क्योंकि ये हकीकी आज़ादी बेसिकली एक माइंड सेट है। जो माइंड सेट ये कहता है कि अमरीका मेरी सुपर पावर नहीं है, जो माइंड सेट ये कहता है कि अमरीका मेरा वेंटिलेटर नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी के फैसले इस मुल्क में होंगे, कोई और मुल्क बाहर बैठ के हमारे फैसले नहीं कर सकता। फिर इन्होंने कहा कि जी हम ऐसा क्या कमाल दिखा देंगे। इन्हीं के इकोनॉमिक सर्वे ने हमारा कमाल दिखाया है कि 2 कंसेक्टिव ईयर्स में हमने 6% की ग्रोथ दी है। अब इन्होंने कहा कि जी हमने 3 वजीर खजाना 4 तब्दील कर दिए 3.5 सालों में। इन्होंने तो 6 महीने में 2 वजीर खजाना तब्दील कर दिए, और दोनों वो कैट्स फाइट आपके सामने नहीं हो रही। एक कह रहे मैंने IMF की जो अब फैसले हो रहे हैं वो IMF की डील तोड़ दी है, लेकिन जब से इसाकदार साहब आए हैं वो तो बड़े खुश हैं कि 15 रुपए जो है वो डॉलर नीचे आ गया है। 1 सेकेंड, मैं यही तो आपको बताने लगी हूँ। खुद माना है उन्होंने कि मेरे आने के बाद 1000 जो अरब है उसके कर्जे कम हुए। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, जो 7600 अरब के कर्जे बढ़े हैं डॉलर की कीमत बढ़ने से, वो उसका जिम्मेदार कौन है? ना मिफ्ता को मैं जिम्मेदार कहूंगी, ना इसाकदार को कहूंगी। मैं तो कहूंगी जो शहबाज शरीफ है या PDM की हुकूमत है, जिन्होंने अवाम पर ये कर्जे चढ़ाए, जिन्होंने बिजली की कीमत 65% तो ज्यादा कर
कर दी, लेकिन सीपीआई के डेटा के अंदर उन्होंने उसी की प्राइस को 40% कम कर दिया। यहाँ अवाम बिजली के बिल लेकर सड़कों पे निकली है, अपने जेवर बेच रही है, और यहाँ ये सीपीआई के ऊपर वो बिजली की वो कम कर रहे हैं। हम आए थे ना तो फैक्ट्रियां चल रही थी, ये 6 महीनों के अंदर मुल्क का यह हाल कर गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, 50 लाख लोग हफ्ते से सड़क के ऊपर आ रहे हैं, किसान डीजल के लिए रोल रहे हैं, किसान खाद के लिए रोल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना सिर्फ एक सेकेंड, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इनको अगर अपनी आपसी लड़ाइयों से फुर्सत मिल जाए तो जरा अवाम के बारे में भी सोच ले। ठीक हो गया, पॉइंट आपका आ गया। राणा साहब, अवाम का क्यों नहीं सोच रहे आप लोग? इतने बड़े इल्जाम आप पे लगे हैं की महंगाई के ऊपर गरीब मुकाओ मार्च होना चाहिए, और अवाम सिर्फ इसलिए सड़कों पर निकल रही है। जी राणा साहब, चलें, हम अवाम का भी सोच रहे हैं, हम सैलाब ज़दगान का भी सोच रहे हैं, और हम इंशाल्लाह ताला इमरान खान का सोच भी रहे हैं और बंदोबस्त भी कर लेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि मिफ्ताह इस्माइल साहब का आईनी तौर पे 6 महीने वो फेडरल मिनिस्टर रह सकते थे, वो एमएनए या सेनेटर नहीं है, इस वजह से उनको वो कंटिन्यू नहीं कर सकते थे फेडरल मिनिस्टर। नंबर 1। नंबर 2, देखें जो इन्होंने जो कहा कि ये जो हालात इतने खराब हैं और कर्जे इतने लेने पड़े और ये डॉलर गिरा, तो ये इमरान खान की मेहरबानी है जिसने माशी खाई के अंदर इस मुल्क को डाला और हम इसको निकाल रहे हैं। दूसरा देखें, दुनिया की जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसने 4% ग्रोथ प्रिडिक्ट की थी। कथा कलामी की माजरत राणा साहब, राणा एहसान अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आलिया हमजा साहिबा मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील अहमद साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।